तो हाँ भाई, सारा ने प्यार भरी राम राम। उम्मीद करूँ सारा बढ़िया होगा, मस्त होगा, बिंदास होगा। तो हमारा राजस्थान का वन संपदा वाला टॉपिक चल रहा था। आज ये हमारा टॉपिक बिल्कुल पूरा कंप्लीट हो जाएगा। इसके अंदर हमने राजस्थान के वनों का वर्गीकरण पढ़ा था, राजस्थान में वन संपत्ति पढ़ ली थी, नई वन रिपोर्ट पढ़ ली थी। और आज की क्लास में हम प्रमुख पुरस्कार देख लेंगे, जो घास हैं वो देख लेंगे, प्रमुख दिवस पढ़ लेंगे, सरकार के द्वारा जो नई योजनाएं चलाई जा रही हैं वो पढ़ लेंगे। वन संपदा वाला टॉपिक कठिन टॉपिक माना जाता है। जब हम कोचिंग करने जाते हैं तो हमारे समझ में नहीं आता यार, इस टॉपिक को कैसे तैयार करेंगे, कैसे समझेंगे, क्या वनों का वर्गीकरण होता है, कौन सी वनस्पति कहाँ पर पाई जाती है। लेकिन हमने इस टॉपिक को छोटी छोटी क्लासों के माध्यम से कवर किया है। साथ में रंगीन चित्रों के माध्यम से मैंने तुम्हें फोटो दिखा दिखा कर समझाया है। तो आज अपने इस टॉपिक को कंप्लीट कर लेंगे। बड़ा प्यारा सा टॉपिक था ये। हम सबसे पहले इसके अंदर प्रमुख घास पढ़ेंगे, जहां से एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं। तो 1 या 2 मिनट आपकी जो भी कमेंट हो है, जो भी सवाल जवाब है। हाँ, अन्न का कटोरा गंगानगर से प्रणाम भी प्रणाम। हाँ, मैथ की बुक भी आएगी भी, सर को बोलता हूँ मैं थोड़ा सा ना। और बताओ आप, वो तो सब मुमकिन है। चलो, रिकॉर्ड क्लास अच्छा देखते हो क्या? गणित का पक्का बोलता हूँ मैं, देखो आज ही बोलता हूँ, 4-5 दिन में करवाता हूँ मैं। ठीक है। आवाज नहीं आ रही, ऐसा हो ही नहीं सकता दोस्तों, आवाज नहीं आ रही हो। एकदम शानदार तरीके से आ रही है आवाज, सब एकदम बढ़िया। ठीक है। ओके। चलो भाई, आवाज बढ़ाओ फिर। करूँ फिर मैं क्लास को स्टार्ट? सब बढ़िया है। चलो आ जाओ फिर। आज हम राजस्थान की प्रमुख घास देखेंगे भाई। यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कर्मचारी चयन बोर्ड यहाँ से सिंपल सा क्वेश्चन पूछ लेता है। उसने जेल प्रहरी में पूछ लिया था, पशु परिचय में पूछ लिया था। हमारी जो सबसे पहली प्रमुख घास है उसका नाम है सेवण घास। सेवण घास का वानस्पतिक नाम है लेस्यूरस सिंडिकस। आपने सेवण घास देखी है क्या? नहीं देखी सर। नहीं देखी तो कोई बात नहीं, ब्रह्मास्त्र उठाओ, उसके अंदर फोटो देख लो, बोर्ड के ऊपर फोटो देख लो भाई। ये आपकी राजस्थान के अंदर पाई जाने वाली फेवरेट घास है, जो पश्चिमी राजस्थान में पाई जाती है। एग्जाम में यहाँ से केवल 2 ही बार क्वेश्चन पूछा जाता है, उसके अलावा क्वेश्चन नहीं पूछते। केवल 2 ही बातें इसकी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो यह का यह घास पश्चिमी राजस्थान के अंदर जो लाठी सीरीज है ना, उसमें पाई जाती है। पहली बात तो ये अपने को ध्यान रखनी है। सिंपल सा क्वेश्चन पूछेगा, सेवण घास कहां पर पाई जाती है? लाठी सीरीज में। अब ये तो बताने की जरूरत नहीं है कि आपको लाठी सीरीज कहां पर है। सर, पोखरण से लेकर मोहनगढ़ तक 80 किलोमीटर लंबी है, 60 किलोमीटर चौड़ी है, भूगर्भिक जल पट्टी है, जो हमने शुरुआत के अंदर पढ़ ली है। तो वो लाठी सीरीज है ना, उसके अंदर ये सेवण घास पाई जाती है। और बड़ी स्वादिष्ट घास है, पशु बड़े चाव से खाते हैं। दूसरी जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि यह घास सर्वाधिक कहां पर पाई जाएगी? सर, लाठी सीरीज जैसलमेर में मिलती है, तो यह घास भी कहां पर मिलेगी? जैसलमेर में सबसे ज्यादा पाई जाती है। बस इसकी 2 बातें इंपॉर्टेंट है। बाकी तीसरी बात एग्जामिनर नहीं पूछता है, फिर भी मैंने तुम्हें लिखाया जरूर है। अपने को यह जरूर ध्यान होना चाहिए, कल सेवण घास लाठी सीरीज में पाई जाती है, मतलब सर्वाधिक ये जैसलमेर में पाई जाती है। इस घास को हम घासों का राजा कहते हैं। तो ये वास्तव में घास क्या है? ये तो घासों का राजा है भाई। जितनी भी घास पाई जाती है ना, उन सब में राजा इसी को कहा जाता है। इसी घासों का राजा कहा जाता है। नॉर्मल सी बातें मैंने बताई है। हमारा जो राजस्थान का राज्य पक्षी है गोडावण, उसकी यह शरण स्थली है। मतलब गोडावण पक्षी इसी घास के अंदर जाकर अंडा देता है। और जब घास को हम काट लेते हैं तो ये सूख जाती है, और सूखने पर इसको लिलोण के नाम से जाना जाता है। तो 2 बातें आपको और ध्यान रखनी है। तो गोडाउन की शरण स्थली है, मतलब गोडाउन पक्षी इसके अंदर अंडे देता है। ये हमारा जो राजस्थान का राज्य पक्षी है गोडाउन, वो इस घास के अंदर जाकर अंडे देता है भाई, ताकि इसके अंडों की सुरक्षा हो सके, इसके अंडे किसी को दिखे ना। क्योंकि बड़ी बड़ी घास होती है, तो इसी घास के अंदर वो अपने अंडे देता है। जब हम इस घास को काट लेते हैं और काटने के बाद में यह घास सूख जाती है, तो सूखने पर इसे क्या कहा जाता है? लिलोण कहा जाता है। तो पश्चिमी राजस्थान में पाई जाने वाली पहली घास के बारे में हमने पढ़ा है, जिसका नाम है सेवण। इसे हम क्या कहते हैं? घासों का राजा कहते हैं। इसके अलावा करड़ अंजन भी पश्चिमी राजस्थान में पाई जाने वाली
स्वादिष्ट घास है जो पशुओं के काम आती है, तो ये भी अपने को थोड़ा सा ध्यान रखना है। फिर आगे मैंने लिखा कि करड़ अंजन भी पश्चिमी राजस्थान में पाई जाने वाली घास है। जैसे सेवण की फोटो देख लो आप, अंजन की देख लो, बरूट की देख लेना, दामन की देख लेना, ये ऐसी घास है जो पश्चिमी राजस्थान में पाई जाती है। सेवण घास में कहते हैं कि पौष्टिक मात्रा ज्यादा होती है। अगर पशु सेवण घास का सेवन करता है तो उसे सारे खनिज मिल जाएंगे। जैसे मान लो आपके घर में गाय भैंस है और उसे आप सेवण घास लाकर खिलाते हो, तो सेवण घास के अंदर जो भी खनिज लवण है ना, सब यानी कि पशु को मिल जाएंगे, सारे के सारे खनिज लवणों की पूर्ति हो जाती है। ये जो अपनी दामन घास है ना, दामन दामन घास दूध देने वाले पशुओं के लिए बढ़िया है। जो पशु दूध देते हैं ना, उनके लिए बढ़िया है। कहते हैं कि अगर पशु दामन घास खाता है तो वो ज्यादा दूध देगा। 8 लीटर दूध दे रहा है, तो अगर दामन घास खाएगा तो 9 लीटर देगा भी। तो दामन घास है वो दूध देने वाले पशुओं के लिए बढ़िया है। तो ये दामन घास भी अपने पश्चिमी राजस्थान की सूखी घास है जो दुधारू पशुओं के लिए बढ़िया है। ठीक है, रख लोगे ध्यान में? ओके सर, रख लेंगे। पश्चिमी राजस्थान की सूखी घास जो दुधारू पशुओं के लिए बहुत उपयोगी है। ठीक है, जो आएगा जो अपनी किताब में लिखा हुआ है। चलो आगे। ठीक है सर, रख लेंगे ध्यान में। ओके सर, दुधारू पशुओं के लिए उपयोगी। ठीक है, चलो सर आगे। बुर घास देख लो भी। अगली जो घास है वो है बुर घास। राजस्थान की सबसे सुगंधित घास यही है, मतलब खुशबू बहुत आती है भाई। तो सर खुशबू आएगी तो क्या करेंगे, इससे हम खुशबूदार तेल प्राप्त करेंगे। कहां पर मिलेगी? बीकानेर जिले में मिलेगी। अगर आपको इस प्रकार की घास देखनी है तो आप बीकानेर जिले में जा सकते हो, वहां पर आपको ये घास देखने को मिल जाएगी। नाम से ही पता चल रहा है, बुर घास राजस्थान की सबसे ज्यादा सुगंधित घास है। इस घास को तोड़ा जाता है, इसके बाद में इस घास से सुगंधित तेल प्राप्त किया जाता है। इस घास के अंदर सुगंध बहुत ज्यादा आती है, इससे यानी कि खुशबूदार तेल प्राप्त होता है जिसे खुशबू आती है। और यह कहां पर पाई जाती है? बीकानेर जिले में पाई जाती है। केवल अपने को इतना ध्यान रखना है। तो बुर घास भी क्या, राजस्थान की सबसे ज्यादा सुगंधित घास है। अगली जो अपनी घास है उसका नाम है खस घास। ये भी एक प्रकार की सुगंधित घास है भाई, इससे भी खुशबू आती है। ये राजस्थान के पूर्वी जिलों में मिलती है, जैसे भरतपुर है, डीग है, सवाईमाधोपुर, करौली, धौलपुर, टोंक, यहां पर पाई जाती है। ये भी एक प्रकार की सुगंधित घास है। इसका उपयोग क्या होता है? जैसे हमने देखा था सर, खस घास है उसका तो, जैसे अपने अभी देखा था बुर घास है उसका तो उपयोग अपन करते थे सुगंधित तेल के रूप में। अपनी ये जो खस घास है इसका उपयोग हम करते हैं पर्दे, हाथ के पंखे बनाने में। आपने कूलर की जालियां देखी हैं, उसके अंदर भी खस घास का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा कभी होटल में जाते हो, रेस्टोरेंट में जाते हो, तो आपको इस प्रकार के पर्दे लगे हुए दिखाई देंगे। तो इन पर्दों के अंदर भी खस घास का प्रयोग किया जाता है। ठीक है सर, तो इससे पर्दे और हाथ के पंखे बनाए जाते हैं। रख लोगे ध्यान में? इसका उपयोग शरबत बनाने के लिए भी किया जाता है, कमरों को खुशबूदार और ठंडा करने के लिए भी किया जाता है। या मैंने लिख रखा है, इसका उपयोग शरबत बनाने के लिए, कमरों को खुशबूदार व ठंडा करने के लिए किया जाता है। ये अपनी खस घास होगी, बस कंप्लीट है। ढोकला बनाने में ओके, चलो आगे। राजनीतिक आने वाले 2-3 दिनों में, ठीक है। चलो भाई, रख लोगे ध्यान में, नॉर्मल सी है सर, सारी की बातें समझाई दी हैं। खस घास यानी कि सुगंधित घास, आप फोटो देख सकते हो, इस प्रकार की घास होती है जिसका नाम है खस घास। पूर्वी राजस्थान में मिलती है, मतलब भरतपुर है, डीग है, सवाईमाधोपुर, करौली, टोंक में पाई जाने वाली सुगंधित घास है। इससे क्या करते हैं? पर्दे बनाते हैं, हाथ के पंखे बनाते हैं। हाथ के पंखे तो जानते होगे, अब यानी कि आप तो क्या है कि गर्मी के अंदर आपके पास में सारी सुविधाएं मिल जाती है, कूलर भी है, एसी भी है, पंखा भी है। पहले वाले लोग क्या करते थे? हाथ से पंखे का उपयोग करते थे, तो उस पंखे के अंदर भी खस घास का प्रयोग किया जाता था। ठीक है सर, इसका उपयोग इसके अलावा शरबत बनाने के लिए भी किया जाता है, कमरों को खुशबूदार और ठंडा करने के लिए किया जाता है। इस प्रकार के आपने कभी पर्दे देखे होंगे। ठीक है सर, ये अपने खस घास है। अगली जो प्यारी सी घास है उसका नाम है मोथा घास। देखो अब दो घास हैं, एक तो मोथा घास है और एक अपने एंचा घास है। ये दोनों की दोनों घास अपने घना पक्षी विहार भरतपुर में पाई जाती हैं, लेकिन दोनों में थोड़ा सा अंतर है। या आप देखोगे ना, इसका नाम है मोथा घास। कहां पर पाई जाती है सर? ये घना पक्षी विहार भरतपुर में मिलती है। अगली जो घास है उसका नाम एंचा घास, ये भी घना पक्षी विहार भरतपुर में पाई जाती है। इस घास को पक्षी बड़े चाव से खाते हैं। ठीक है सर, खाते तो इसको भी बड़े चाव से हैं, लेकिन इसमें पक्षी उलझ कर मर जाते हैं।
पक्षी क्या करते हैं, इस घास को खाने के लिए आते हैं और इस प्रकार की घास होती है कि पक्षी इसी के अंदर उलझ कर उसी में मर जाते हैं। तो इसका नाम है एंसा घास। तो ये भी घना पक्षी और भरतपुर में पाई जाती है, जिसमें पक्षी क्या करते हैं, उलझ कर मर जाते हैं। रख लोगे ध्यान में, रख लेंगे सर। नॉर्मल सी छोटी छोटी घासें हैं बस। ये देखोगे ना फोटो, जैसे आपको फोटो दिखाई दे रही है, ये अपनी एंसा घास की फोटो है। यहाँ पर खूब सारे पक्षी आ रखे हैं नीचे खाने के लिए, और बाद में इसी के अंदर उलझ जाते हैं और इसी के अंदर फंस के मर जाते हैं, बाद में उड़ नहीं पाते हैं। ये एंसा घास है भाई। बरूटिया तो देखेड़ा होगा, बरूटिया भी एक प्रकार की घास ही है, कांटेदार घास। कभी आप मतीरी है, काकड़िया है, ये तोड़ने जाओ ना, जिद क्या करा, काकड़ियों तो तोड़ांगा एक और बरूट लगा लाऊंगा 10। ये बरूट घास अभी मतलब कांटेदार घास है ये। ठीक है, तो इस प्रकार की क्या मिलेगी अपने को, बरूट यानी कि कांटेदार घास देखने को मिलेगी। गोखरू या बाखड़ी देखेड़े के, गोखरू या बाखड़ी, ये देखो, गोखरू कह दिया आप, बाखड़ी कह दिया। अगर आपको कांटो गड़ जाओ ना तो मीठो मीठो दर्द होवे। किसी ने देखी है क्या गोखरू बाखड़ी? ऊंट बड़ा चाऊ खावा है। ऊंट की तो बड़ी फेवरेट घास होती है ये। हमारे तो खूब इसके कांटे गड्ढे, हमारे शेखावटी में खूब घास मिल जाती है। ठीक है, गोखरू। हाँ, ऊंट बड़ा चाऊ खा, ऊंट का कांटा कौन गड्ढा, हालांकि इतना दर्द कोने, लेकिन आपको जित कांटो गड्ढे ना तो पैर में नीचे मीठो मीठो दर्द हुआ है, वो तो वही है, ये गोखरू या बाखड़ी भी बोलते हैं। तो पश्चिमी राजस्थान की कांटेदार घास है, जिसे ऊंट क्या करते हैं, बड़े चाव से खाते हैं। और ये तो समझे, बरूट तो जानते होगा सारा का सारा, अपने खेता के अंदर बरूट हो, है ना। आपने जी आप देखो काकड़िया मतीरा को टाइम आओगे तो अपने खेता के अंदर की बरूटा अपन देखने नहीं मिल जाएगी। और आपने अगर छोटी सी सड़ी रह जाओ ना पैंट के महीने, तो वह भी बड़ो परेशान करे। बरूट की सड़ी भी बड़ी खतरनाक है क्या, सारे दिन गढ़ती रहेगी, जितना बन नहीं निकालना नहीं इतने गढ़ती रहेगी। तो बरूट को भी तकड़ो काम है क्या। तो ये भी क्या, एक प्रकार की घास। अभी अगले जो घास है उसका नाम है कांग्रेस घास, या इसको गाजर घास भी कहा जाता है। ये आपके सामने जो फोटो, इसको क्या कहते हैं, कांग्रेस घास भी बोलते हैं, इसके अलावा इसको गाजर घास भी बोलते हैं। ये एक प्रकार की खरपतवार घास है। खरपतवार घास मतलब एक प्रकार से नुकसानदायक है। खरपतवार का अर्थ होता है कि ऐसी घास जो बिना उगाए उग जाती है और फसल को नुकसान पहुंचाती है। बाद में किसान को यह घास काटनी पड़ती है ताकि फसल खराब ना हो। अलवर के अंदर भी है, चलो भाई बढ़िया बात है। मेवाड़ वाले तो नहीं जानते होंगे गोखरू क्या होती है, भरूट क्या होते हैं, तुम जानते हो हाड़ोतीर मेवाड़ वाले, ये देख लो। ठीक है, तो ये मतलब खरपतवार का मतलब है किसान इसको उगाता नहीं है, अपने आप ही उग जाती है। चलो सर कोई दिक्कत नहीं है, उग जाती है, लेकिन ये फसल को नुकसान पहुंचाती है, ये ज्यादा इसकी प्रॉब्लम है। तो ये एक प्रकार की खरपतवार घास है जो क्या है, नुकसानदायक, अभी फसल को नुकसान पहुंचाती है। ठीक है सर, केवल अपने को नॉर्मल नाम ध्यान रखने हैं और कुछ नहीं है। अगली जो घास है उसका नाम है मुरात घास, मतलब पेन्निकम टर्गीडम। ये देख लो अभी, मुरात घास। ठीक है, ये यानी कि शुष्क और अर्धशुष्क क्षेत्रों में पाई जाती है, जैसे अपने चूरू है, सीकर है, झुंझुनू है, गंगानगर है, हनुमानगढ़ है, जोधपुर है, बाड़मेर है, जैसलमेर में इधर पाई जाती है, शुष्क और अर्धशुष्क क्षेत्रों में। और ये पशु चारे की घास, अभी पशु इसे चाव से खा लेते हैं, पशुओं के चारे के अंदर ये काम आती है। फिर आगे मैंने नीचे नोट लगाकर लिखा है थोड़ा सा वन रिपोर्ट के हिसाब से कि राजस्थान में सर्वाधिक झाड़ी क्षेत्र पाली और अलवर जिलों में पाया जाता है और न्यूनतम हनुमानगढ़ और गंगानगर जिलों में पाया जाता है। अगर आपको राजस्थान में सर्वाधिक झाड़ियों वाला क्षेत्र देखना है ना, तब आप जाओगे पाली और अलवर जिलों में। और अगर न्यूनतम देखना है तो हनुमानगढ़ और गंगानगर जिलों में चले जाना। हनुमानगढ़ गंगानगर में ये झाड़ियों वाला क्षेत्र बहुत कम है। पाली अलवर के अंदर इस प्रकार का झाड़ी क्षेत्र आपको खूब देखने को मिल जाएगा। ठीक है, ओके। वो तो कौन नहीं देखी, हाँ पता है ना, इसीलिए तो मैंने फोटो लगा रखी है। भरोटी कौन देखेड़ा तारा बताओ, गोखरू कौन देखेड़ा, ये करोगा बताओ। मेरी तरफ आ जाना, चूरू की तरफ है ना, तारा पैरा में गोखरू गुड्डो गुड्डो की दिखाऊंगा जी, तारा समझ में आओगे सर हाँ कितनों को दर्द है गोखरू को क्या। ज्यादा तो कोई खून नहीं निकलता, मीठा मीठा दर्द होता, बड़ी प्यारी घास है। ठीक है ना, नहीं पटोगा जी तो गोखरू गुडौना पड़ांगा तारा है। चलिए आगे, बस होगी कंप्लीट, घास से कंप्लीट होगी। ये केवल आपको ध्यान रखना, सिंपल सा क्वेश्चन पूछ लेगा। राजस्थान में सर्वाधिक झाड़ी क्षेत्र पाली और अलवर जिलों के अंदर है, न्यूनतम झाड़ी क्षेत्र हनुमानगढ़ गंगानगर में, केवल वन रिपोर्ट के साथ में ये डाटा आता है, तो अपने को थोड़ा सा ध्यान रखना है। बस ये अपने को पता होना चाहिए कि सर्वाधिक झाड़ी क्षेत्र कहां पर है, न्यूनतम झाड़ियों वाला क्षेत्र कहां पर पाया जाता है। ओके सर, अब अपन चलेंगे प्रसिद्ध गार्डन की तरफ, है ना सर। लव गार्डन है क्या, नहीं, प्रसिद्ध उद्यान है, बगीचे हैं, उनका केवल अपने को नाम ध्यान रखना है। एग्जाम में सिंपल सा पूछेगा, विश्व वानिकी वर्ष उद्यान कहां पर है, झालाना जयपुर में है। ये प्रसिद्ध गार्डन है जहां पर आप प्रकृति के नजारे ले सकते हो, प्रकृति की हरियाली देख सकते हो जाकर।
तो ये आपके सामने दिख रहा है विश्व वानिकी वृक्ष उद्यान। कहां पर है ये सर? ये जालना जयपुर में है। इस प्रकार से उद्यान बना हुआ है, ठीक है, वन विभाग के द्वारा बनाया गया। थोड़ा सा आप कभी देख लेना जाकर। अगला जो पार्क है इसका नाम है इको टूरिज्म पार्क। ये कहां पर है सर? ये भी अपने झालाना जयपुर में है भाई, इको टूरिज्म पार्क। विश्व वानिकी वृक्ष उद्यान भी झालाना जयपुर के अंदर है, इको टूरिज्म पार्क भी झालाना जयपुर में है। सर इसका क्या मतलब हुआ इको टूरिज्म पार्क का? इको टूरिज्म पार्क को इस प्रकार से विकसित किया गया है कि पर्यटक यहां पर आकर प्रकृति का आनंद ले सकते हैं। जैसे मान लो कोई मारवाड़ की भूमि पर जिसने जन्म लिया है, अब उसने बेचारे ने कभी ज्यादा हरियाली नहीं देखी, उसने कभी हरी भरी प्रकृति नहीं देखी, तो उसे लगेगा यार का प्रकृति कैसी दिखती होगी, मुझे तो प्रकृति का आनंद लेना है, प्रकृति की हरियाली देखनी है, मुझे खूब सारे पेड़ पौधे देखने हैं, वहां पर जाकर मैं सुकून से रहना चाहता हूँ। एक दिन मैं वहां पर जाऊं घूमने फिरने के लिए और मैं प्रकृति का आनंद लूं, चिड़िया चहचहाएं, आराम से मजा आ जाए। अगर आपको ऐसा देखना है तो आपको जाना चाहिए झालाना जयपुर में, जहां पर इको टूरिज्म पार्क को विकसित किया गया है। और इस पार्क के अंदर आप जाकर प्रकृति के हरे भरे नजारे ले सकते हो। आपको ऐसा लगेगा कि वास्तव में यार प्रकृति तो बहुत सुंदर है क्या। तो इस प्रकार के लिए पार्क विकसित किए गए हैं। फ्री में तो कोई नहीं दिखाएगा, छोटे मोटे 5-10 रुपए के टिकट ले लेंगे, चलेंगे, ठीक है भाई, चलेंगे चलेंगे, कभी तुम नौकरी लग जाओगे ना फिर चलेंगे। ओके, अगला जो पार्क है उसका नाम है राजस्थान का पहला मरु वनस्पति पार्क माच्या सफारी जोधपुर। ये तो देखो कई बार एग्जाम में पूछा गया है। माच्या बायोलॉजिकल पार्क कहां पर है? जोधपुर में। ये राजस्थान का पहला मरु वनस्पति पार्क है भाई। मरुस्थल के अंदर ये वनस्पति का पार्क है, माच्या सफारी पार्क। कई बार एग्जाम में पूछा गया है और जोधपुर वाले तो इस पार्क के बारे में बहुत अच्छे तरीके से परिचित होंगे, अखबार के अंदर आता रहता है। ये अपने माच्या सफारी पार्क वो कभी खुल जाता है कभी बंद हो जाता है। इसमें पर्यटक घूमने के लिए जाते हैं, ठीक है, यहाँ पर आपको टिकट लेनी पड़ेगी अगर आप कभी घूमने के लिए जाओगे तो। सर बंद क्यों कर देते हैं? क्योंकि यहाँ पर तेंदुओं का बड़ा डर रहता है, अखबार में न्यूज भी आती रहती है, तेंदुए ने उसको पकड़ लिया, उसका शिकार कर लिया। यहाँ पर तेंदुए घूमते रहते हैं, ठीक है, तो कभी यानी कि बंद कर दिया जाता है, कभी खोल दिया जाता है। तो कभी घूमने के लिए जाना तो आप थोड़ा सा न्यूज रखना कि हाँ माच्या सफारी पार्क खुला हुआ है या बंद है क्या। ओके, तो ये वैसा मरुस्थल की भूमि के ऊपर वनस्पति बिखेर रहा है जिसका नाम है माच्या सफारी पार्क, जोधपुर के अंदर है, रख लोगे ध्यान में। ओके सर, ये आपका मंडोर गार्डन है। मंडोर गार्डन कहां पर है सर? जोधपुर में है। चंबल उद्यान कहां पर है सर? चंबल गार्डन है वो कोटा के अंदर है। मैं यहाँ पर देख के आ चुका हूँ चंबल उद्यान, एक बार ड्यूटी लगी थी तब मैं देख के आया था। चंबल उद्यान बड़ा प्यारा सा गार्डन है, ठीक है, यहाँ से प्रवेश करोगे ना इसके अंदर जाओगे तो आपको चंबल नदी बहती भी मिलेगी इसके अंदर। और यहाँ पर यानी कि अंदर पेड़ पौधे हैं, गार्डन है एक प्रकार से और कुछ नहीं है। तुम सोचोगे सर पता ही क्या है अंदर, यानी कि यहाँ से आप प्रवेश कर जाना, इधर साइड के अंदर यहाँ पर एक टिकट हॉल बना हुआ है, शायद कितने थे 40 या 50 रुपए थे, 40-50 नहीं 10-15 रुपए होंगे, ज्यादा नहीं है। बाकी कोटा वाला बता देना भी तुम्हारे कितने रुपए लगते हैं। तो यहाँ पर यानी कि एक गार्डन वो अपने टिकट हॉल बना हुआ है, यहाँ से टिकट लो और इसके अंदर चले जाओ। यहाँ पर फिर अंदर गार्डन वार्डन है और वहां पर आराम से घूम लो। थोड़ा सा आगे जाओगे तो वहां से चंबल नदी बह रही है, उस चंबल नदी को देख लो। बस यही है, चंबल उद्यान कोटा के अंदर है। इसके अलावा एक ऑक्सीजन पार्क भी है। ऑक्सीजन पार्क कहां पर है? ये कोटा के अंदर। ये भी बड़ा प्यारा पार्क है अभी, ऑक्सीजन पार्क। ये देखो ऑक्सीजन पार्क, हालांकि इतना नहीं बहुत ज्यादा बड़ा है। कभी अगर कोटा घूमने के लिए जाओ तो ऑक्सीजन पार्क जरूर देख कर आना, बड़ा शानदार पार्क बना रखा। पूरे पार्क में आपको हरियाली देखने को मिलेगी, पानी भी है वहां से, कहने का छोटा सा नदी के रूप में बाहर रखा, वहां पर बोटिंग भी कराते रहते हैं। तो यही है अभी ऑक्सीजन पार्क। और बीच में आपको बड़ा सारा ओ भी देखने को मिलेगा, ये देखो, यानी इस प्रकार से ओ देखने को मिलेगा। ओ का मतलब ऑक्सीजन पार्क। यहां पर जाओगे तो आपको खूब सारी ऑक्सीजन मिलेगी क्योंकि चारों ओर हरियाली हरियाली है। तो बस ये पार्क है, इस प्रकार से इनको विकसित किया गया है ताकि लोग यहां पर आकर प्रकृति के नजारे ले सकें, ठीक है। तो ये अपना ऑक्सीजन पार्क है। ई वेस्ट रिसाइकलिंग पार्क कहां पर है? जयपुर के अंदर है। अब देखो नाम से ही पता चल रहा है रिसाइकलिंग करना। आप कंप्यूटर के अंदर किसी चीज को डिलीट मार देते हो तो वह डिलीट होने के बाद में रिसाइकिल बिन में जाती है। अगर आपको वह चीज वापस लानी है तब आपको क्या करोगे? उस रिसाइकिल बिन से उसको हटाओगे, मतलब रिसाइकलिंग करना। अगर आपके पास में कोई प्लास्टिक का सामान है, बैटरी का कचरा हो, तो उसको दोबारा से उपयोग में लाया जाता है। चीजों को दोबारा से काम में लाने के लिए जो प्रक्रिया अपनाई जाती है उसे हम कहते हैं रिसाइकलिंग। सर समझे नहीं किस प्रकार का पार्क है? ई वेस्ट रिसाइकलिंग पार्क जयपुर में। जैसे मान लो कि मेरे पास में ये प्लास्टिक का पेन है और मैं इसको तोड़ देता हूं, हालांकि मैं तोड़ूंगा नहीं, लेकिन मान लो कि मैं इसको तोड़ देता हूं तो यह टूटने के बाद में कोई काम नहीं आएगा, तो मैं करूंगा ई वेस्ट रिसाइकलिंग पार्क में इसको छोड़ दूंगा, मतलब मेरे लिए तो एक कचरा हो गया।
अब यहाँ पर क्या किया जाता है, जैसे प्लास्टिक का पेन है तो इसको यानी कि दोबारा से रिसाइकलिंग किया जाएगा, इसको पिघलाया जाएगा और इसको एक नई डिजाइन दी जाएगी। बस वही है ए वेस्ट रिसाइकलिंग पार्क है जयपुर के अंदर, समझ जाओगे। तो इस प्रकार से पार्क देखिए अपने को केवल नाम ध्यान रखने हैं। आपके ये पार्क भी हो चुके हैं कंप्लीट। ये दोनों बड़े प्यारे प्यारे गार्डन है भाई। ऑक्सीजन पार्क तो बहुत शानदार है, कभी जाओ तो देखना। अब हमें प्रमुख संस्थान ध्यान रखने हैं जो वनों के संरक्षण के लिए काम कर रही हैं। सबसे पहले तो शुष्क वन अनुसंधान संस्थान जोधपुर में, ठीक है, आखिरी जिसे हम कहते हैं, जिसकी स्थापना 1987 के अंदर की गई थी। कई बार एग्जाम में पूछा गया है। एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां पर है, जोधपुर के अंदर है, जिसकी स्थापना 1987 के अंदर की गई थी। ये देख लो, शुष्क वन अनुसंधान संस्थान। इसका उद्देश्य क्या है अपने को ये ध्यान रखना है। ये जो आखिरी है ना, देखो नाम से ही पता चल रहा है, शुष्क वन अनुसंधान संस्थान, मतलब शुष्क और अर्धशुष्क क्षेत्र। अब ये आपको ध्यान होना चाहिए कि सर शुष्क में कौन से जिले आते हैं, अर्धशुष्क में कौन से आते हैं, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। तो उन क्षेत्रों में अनुसंधान करना, सर किस चीज का अनुसंधान करना, हमें ऐसी तकनीकी विकसित करनी है जिससे वनस्पति बढ़े। बस वही है, शुष्क तथा अर्धशुष्क क्षेत्रों में अनुसंधान करना और यहां पर वनस्पति को बढ़ावा देना। ये जो हमारी मारवाड़ की भूमि है, शेखावाटी की भूमि है, यहां पर हमें नई नई तकनीक के माध्यम से वनस्पति को बढ़ाना है। ओके, बस ये अपने को ध्यान रखना है। तो वनों को बढ़ाने के लिए, वनस्पति को बढ़ाने के लिए इस संस्थान की स्थापना की गई है। और ये संस्थान जोधपुर में बैठकर ऐसी ऐसी तकनीकी विकसित करती है ताकि हम मरुस्थल के क्षेत्र में वनस्पति को बढ़ा सकें। ओके भाई, रख लेंगे सर ध्यान में। अब राजस्थान के अंदर वन विभाग के अंदर ट्रेनिंग देने के लिए 4 संस्थाएं हैं, जिसमें से एक संस्था एग्जाम में पूछी गई है। इसमें केवल आपको नाम ध्यान रखना है। वन विभाग के बारे में सारे के सारे परिचित हो तो मैंने कहा वनपाल बन जाओगे, वन रक्षक बन जाओगे, जिसकी वैकेंसी बार बार में आती रहती है। तो आपको ट्रेनिंग देने के लिए 4 संस्थाएं हैं, वो कहां कहां पर है ये अपने को ध्यान रखना है। पहला जो अपना ट्रेनिंग सेंटर उसका नाम है वन्य जीव प्रबंधन एवं रेगिस्तान पारितंत्र प्रशिक्षण केंद्र। कहां पर सर, तालसा पर बैरने चूरू के अंदर है। वहां पर वो वन विभाग के कर्मचारियों को ट्रेनिंग दी जाएगी। हमें तेंदुओं को किस प्रकार से पकड़ना है, वहां पर जो वनस्पति होती है, घास होती है, उसके बारे में परिचित कराया जाता है। तो इस प्रकार से ट्रेनिंग दी जाती है। तो ये ट्रेनिंग के 4 संस्थान है जो केवल आपको नाम ध्यान रखने हैं। एग्जाम में सिंपल सा पूछा था कि वन्य जीव प्रबंधन एवं रेगिस्तान पारितंत्र प्रशिक्षण के अंदर कहां पर है, तालसा पर बैरने चूरू के अंदर है। यहां पर वन विभाग के जो कर्मचारी होते हैं, अधिकारी होते हैं, उनको ट्रेनिंग दी जाती है। राजस्थान वानिकी वन्य जीव प्रशिक्षण स्थान कहां पर है, जयपुर में है। मरु वन ट्रेनिंग केंद्र कहां पर है, जोधपुर में है। और राजस्थान वन प्रशिक्षण केंद्र कहां पर है, अलवर के अंदर है। केवल ये 4 ट्रेनिंग सेंटर हैं जिसके बारे में अपने को केवल नाम ध्यान रखने हैं। रख लोगे ध्यान में, रख लेंगे सर। आ जाओ, अब छोटी छोटी बातें हैं। संयुक्त वन प्रबंधन संस्थान, सर ये क्या है संयुक्त वन प्रबंधन, देखो नाम से ही पता चल रहा है। शॉर्टकट में इसको कहते हैं JFM। JFM मतलब सर जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट। जॉइंट का मतलब होता है संयुक्त, फॉरेस्ट का मतलब होता है वन, और मैनेजमेंट का मतलब होता है प्रबंधन। संयुक्त वन प्रबंधन, फोटो देखो, फोटो के माध्यम से आप समझ जाओगे। ये संयुक्त वन प्रबंधन है। देखो जैसे मान लो कि मैं वन विभाग के अंदर कर्मचारी हूं, जैसे मान लो कि मैं वनपाल या वन रक्षक लगा हुआ हूं। अब मुझे क्या करनी है, वनों की सुरक्षा करनी है। अब ये बात तो तुम भी जानते हो यार कि अकेला कर्मचारी तो सारे वनों की रक्षा कर नहीं सकता। तो मैं किसकी मदद लूंगा, मैं स्थानीय समुदाय की मदद लूंगा। मैं गांव वालों को कहूंगा कि देखो आपके सहयोग से मैं वनों का संरक्षण कर सकता हूं, वनों की सुरक्षा कर सकता हूं। अगर कोई वनों की कटाई करता है, जीव जंतुओं को नुकसान पहुंचाता है, तो आप मुझे सूचना दो, मैं आपकी मदद करूंगा। देखो अकेला कर्मचारी तो पूरे गांव में, पूरे 2-3 गांवों का भ्रमण नहीं कर सकता। वो अगर वनों की रक्षा कर सकेगा तो वो स्थानीय लोगों की मदद से ही वनों की रक्षा कर पाएगा। अब पुलिस तो है नहीं का भाई, देखो पुलिस है नहीं का हर घर में सुरक्षा कर सकेगी। पुलिस भी यही उम्मीद करती है कि आप उनकी मदद करोगे। तो वो यानी कि स्थानीय समुदाय से उम्मीद करती है कि आप उनकी मदद करो। तो वन विभाग भी ये कहता है कि वनों की सुरक्षा के लिए जो स्थानीय समुदाय हैं, जो स्थानीय लोग हैं, जो गांव के लोग हैं, वो हमारी मदद करें, वो सहभागिता निभाएंगे। तो गांव वाले कहेंगे कि आप हमारे लिए क्या करोगे, चलो हम आपकी मदद कर देंगे, आप क्या करोगे। तो वन विभाग ये कहता है कि जैसे मान लो कोई वन होगा, उसके जो फल होंगे, उसके कोई अगर लकड़ियां हैं ये खराब हो जाएंगे तो हम आपको उपयोग के लिए दे देंगे। क्या जैसे मान लो कोई पेड़ है वो खराब हो गया, अब उसकी लकड़ी वो कोई काम नहीं आ रही है, तो वन विभाग आपकी मदद कर देगा। कोई पेड़ है जिसके फल उग गए हैं तो वो स्थानीय समुदाय को दे देगा, भाई आप हमारा सहयोग कर रहे हो,
तो हम भी आपका सहयोग करेंगे। तो ये जो जीएफएम है, संयुक्त वन प्रबंधन है, ये 15 मार्च 1991 से प्रारंभ किया गया था। ठीक है, रख लोगे ध्यान में? रख लेंगे सर। तो वनों की सुरक्षा के लिए, वनों की सुरक्षा हेतु, जैसे आप देख भी रहे हो, एक पेड़ है, इसके चारों ओर क्या है, ग्रामीण लोग हैं, ये खड़े हुए हैं, ये क्या करें, वन की सुरक्षा करें। तो वनों की सुरक्षा के लिए स्थानीय समुदायों की सक्रिय सहभागिता हेतु राजस्थान में 15 मार्च 1991 से प्रारंभ किया गया था। एग्जाम में अभी तक केवल सिंपल सा पूछा गया कि जीएफएम क्या है, ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट, मतलब है संयुक्त वन प्रबंधन। तो स्थानीय समुदाय होते हैं, जो लोकल लोग होते हैं ना, उनके सहयोग से हम पेड़ों की सुरक्षा कर सकते हैं। पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन निदेशालय की स्थापना कब की गई थी? 2019 में करी गई थी। केवल अपने को इतना सा ध्यान रखना है, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन निदेशालय। पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए 2019 में इसकी स्थापना की गई थी। राजस्थान सरकार, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग। ठीक है, तो 2019 में इसकी स्थापना की थी। केवल इतना ध्यान रखना, पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए। हाँ, ऐप पर कौन सी क्लास की पीडीएफ नहीं मिली, डलवा देता हूँ। न्यू अपडेट है, कब आ गया न्यू अपडेट है? और मैं चेक कर लूंगा, चलो कोई ना, टेलीग्राम पे डाल देंगे। चलो आ जाओ भी। अब हम देख लेते हैं प्रमुख दिवस जो अपने को सिंपल से ध्यान रखने हैं। जैसे हम यानी कि विश्व वानिकी दिवस कब मनाते हैं? 21 मार्च को मनाते हैं। विश्व जल दिवस कब मनाते हैं? 22 मार्च को मनाते हैं। यहाँ से एग्जाम में सिंपल सा क्वेश्चन आ जाता है, तो थोड़ा सा ध्यान रखना। विश्व वानिकी दिवस 21 मार्च को मनाते हैं। विश्व जल दिवस हम 22 मार्च को मनाते हैं। विश्व पृथ्वी दिवस यानी कि अर्थ डे कब मनाते हैं? 22 अप्रैल को मनाते हैं। विश्व जैव विविधता दिवस हम 22 मई को मनाते हैं। अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस हम 2010 से मना रहे हैं। ठीक है, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाते हैं। सॉरी, अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता वर्ष 2010 को मनाया गया था। ठीक है, इस दिन यानी कि अंतरराष्ट्रीय स्तर के ऊपर जैव विविधता का साल मनाया गया था 2010 को। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाते हैं, मतलब वर्ल्ड एनवायरमेंट डे। ओके सर। और विश्व ओजोन दिवस को मनाते हैं, 16 सितंबर को मनाते हैं। ये छोटे छोटे दिवस आपसे एग्जाम में सिंपल सा क्वेश्चन आ जाता है। जैसे ये कई बार पूछा गया है कि विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाते हैं। इसके अलावा अपने ये विश्व पर्यावरण दिवस के बारे में पूछा गया है, विश्व जल दिवस के बारे में पूछ लेते हैं। तो ये अपने को सिंपल सा थोड़ा सा ध्यान रखना है। रख लोगे ध्यान में? हो जाएगी सारी बातें? ओके सर, चले आगे। ठीक है, रख लोगे ध्यान में। नॉर्मल से तो दिवस है भाई। कौन सा दिवस कब मनाया जाता है? अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता वर्ष यानी कि 2010 में बनाया गया था पूरे विश्व के अंदर। 2010 का जो साल था ना, वो अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता के रूप में मनाया गया था। आ जाओ सर आगे। अब हम प्रमुख वन पुरस्कार देख लेते हैं। अगर कोई आदमी पेड़ पौधों के लिए काम कर रहा है, वनों के संरक्षण के लिए काम कर रहा है, तो क्या सरकार उसे पुरस्कार देके सम्मानित करती है? बिल्कुल करती है भाई। अगर आप वनों को बढ़ाने के लिए, पर्यावरण के संरक्षण के लिए काम कर रहे हो, तो सरकार के द्वारा पुरस्कार दिए जाते हैं। जिसमें सबसे पहले पुरस्कार है, उसका नाम है अमृता देवी बिश्नोई स्मृति वानिकी पुरस्कार है, जो 1994 से प्रारंभ किया गया था। राजस्थान का सबसे बड़ा पुरस्कार है ये, और प्रत्येक साल दिया जाता है। करंट अफेयर के हिसाब से आपको ध्यान होना चाहिए इस साल किसको मिला था। ठीक है, ये आपका काम है। पहली बार पुरस्कार वो गंगाराम बिश्नोई को दिया गया था, जो पाली के निवासी हैं। ठीक है, तो ये प्रमुख वन पुरस्कार है, जिसमें पहला वनों का पुरस्कार, उसका नाम है अमृता देवी बिश्नोई स्मृति वानिकी पुरस्कार है। 1994 से प्रारंभ, जो पर्यावरण संरक्षण के लिए राजस्थान का सबसे बड़ा पुरस्कार है। अगर पर्यावरण संरक्षण के मामले में बात करें, तो राजस्थान का सबसे बड़ा पुरस्कार है, उसका नाम है अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार। रख लोगे ध्यान में? अब सबको पता है कि अमृता देवी बिश्नोई कौन थी, बताने की कोई जरूरत नहीं है, हमने पहले भी चर्चा कर ली है। ओके सर। तो पहली बार पुरस्कार गंगाराम बिश्नोई को दिया गया था, जो पाली के निवासी। इस प्रकार से प्रत्येक साल है वो वनों के अंदर पुरस्कार है वो दिया जाता है। ठीक है, तो आपको करंट अफेयर के हिसाब से ध्यान होना चाहिए, अब की बार ये पुरस्कार किसको दिया गया, ये आपका काम है भाई। ठीक है, कहीं से सर्च करना। राजीव गांधी पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार, ये राजीव गांधी पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार दिया जाता है। हाँ, क्या रह गया? अच्छा, रह गया क्या पीछे? एक पुरस्कार रह गया ना, अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार के बाद में एक रह गया, वाल्मीकि पंडित पुरस्कार, है ना। वन कार्यक्रमों के विकास और संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए वो भी शुरू किया गया था। हालांकि किताब में तो मैंने लिख रखा है, वो राजस्थान का दूसरा राज्य स्तरीय पुरस्कार है। यहाँ पर रह गया पीडीएफ के अंदर। ठीक है, नहीं लिया क्या मैंने? चलो, केवल पुरस्कार है, हालांकि किताब में तो मैंने लिख रखा है, और पीडीएफ में मैं अपडेट करवा दूंगा। हाँ, रह गया हुआ ना।
ठीक है, क्योंकि ये तो पहला पुरस्कार है, दूसरा पुरस्कार पता नहीं कहाँ चला गया। दूसरा पुरस्कार वैसे ही बता देता हूँ, हालांकि पीडीएफ में अपडेट करवा दूंगा। वानिकी पंडित पुरस्कार है, जो वन कार्यक्रमों के विकास और संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया है। राजस्थान का दूसरा राज्य स्तरीय पुरस्कार है। बस इतना सा आपको ध्यान रखना है। सिंपल सा पूछ लेगा, वानिकी पंडित पुरस्कार किससे संबंधित है? वन कार्यक्रमों के विकास और संरक्षण को बढ़ावा देने से संबंधित है। ये अपने को इतना सा ध्यान रखना है। हालांकि किताब के अंदर तो है, लेकिन यहाँ पर है वो मिस हो चुका है। किताब के अंदर है ना, सारे किताब लेकर बैठे होगे, किताब आते होंगे सारे को सारे। ठीक है, तो एक पुरस्कार है वो, चलो कोई बात नहीं, मैं पीडीएफ में अपडेट करवा दूंगा। अगला जो पुरस्कार है उसका नाम है राजीव गांधी पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार है, 2012 से दिया जा रहा है। और कब दिया जाता है? यानी कि 5 जून को दिया जाता है, जिस दिन हम विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं। हाँ जी सर है, हाँ वो दूसरा पुरस्कार है, केवल इतना ध्यान रखना, दूसरा राज्य स्तरीय पुरस्कार है जो वनों के संरक्षण से संबंधित है। अगला जो पुरस्कार उसका नाम है राजीव गांधी पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार, ये 2012 से दिया जा रहा है। प्रत्येक साल यानी कि 5 जून को दिया जाता है। यह पुरस्कार पर्यावरण संरक्षण में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए 3 श्रेणियों में दिया जाता है। अगर कोई पर्यावरण संरक्षण के लिए बहुत अच्छा काम कर रहा है तो यह पुरस्कार 3 श्रेणियों में दिया जाएगा। और इसकी जो राशि है ना वो थोड़ी सी अपडेट है, ये आप किताब के अंदर अपडेट कर लेना। यानी कि अगर कोई नागरिक अच्छा काम करेगा तो सरकार के द्वारा 2 लाख रुपए दिए जाएंगे। देखो ऐसे भी आप यानी कि वनों को बचाकर, वनों को बढ़ाकर, पेड़ पौधे लगाकर भी सरकार के द्वारा ये पैसे प्राप्त कर सकते हो। प्रत्येक साल सरकार के द्वारा 5 जून को यह पुरस्कार दिया जाता है, लेकिन हम क्या है, जागरूक नहीं है। इस प्रकार से आपको पर्यावरण विभाग के द्वारा पुरस्कार दिया जाएगा। राजीव गांधी पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार है। इसमें कौन सी संस्था को दिया जाएगा, कौन से व्यक्ति को दिया जाएगा, उसका नाम होगा और उसके अंदर राशि होगी। ठीक है, इस प्रकार से आपको प्रशस्ति पत्र भी दिया जाएगा सरकार के द्वारा। तो 5 जून को दिया जाता है। अगर कोई नागरिक अच्छा काम कर रहा है, मतलब पर्यावरण संरक्षण के लिए, पेड़ पौधों को बढ़ाने के लिए, उनको बचाने के लिए अगर कोई अच्छा काम कर रहा है तो सरकार के द्वारा 2 लाख रुपए दिए जाएंगे। ये तीनों की तीनों चीजें आपको अपडेट करनी है। ठीक है, तो किताब के अंदर ये चीज अपडेट कर लेना। नागरिक को दिए जाएंगे 2 लाख रुपए। अगर कोई नगर पालिका अच्छा काम करे तो उससे दिए जाएंगे 3 लाख रुपए। अगर कोई संगठन है, कोई संस्था है, वो अच्छा काम करे तो उसे दिए जाएंगे 5 लाख रुपए। तो ये आपको अपडेट करने हैं। जैसे मान लो मैं क्या हो गया, नागरिक हो गया, और मैंने पेड़ पौधों को बचाने के लिए बहुत अच्छा काम किया, तो सरकार मुझे 2 लाख रुपए दे देगी। अगर कोई नगर पालिका है, जैसे कोई तारानगर की नगर पालिका है, राजगढ़ की, अगर वो पेड़ पौधों को बचाने के लिए बहुत अच्छा काम कर रही है तो उसे दिए जाएंगे 3 लाख रुपए। और अगर कोई संगठन है, मान लो कोई कई सारे व्यक्तियों का संगठन है, या कोई संस्था है जो पेड़ पौधों को बचाने के लिए काम करती है, अगर वो बढ़िया काम करे तो सरकार उसे 5 लाख रुपए देगी। देखो कितना अच्छा काम करे सरकार। पेड़ पौधों को बचाने के लिए, पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए सरकार के द्वारा पुरस्कार वितरित किए जाते हैं। अगला पुरस्कार उसका नाम है इंदिरा प्रियदर्शनी वर्ष मित्र पुरस्कार, जो 1986 से दिया जा रहा है। कब दिया जाएगा? इंदिरा गांधी के जन्मदिन पर 19 नवंबर को देते हैं। इसमें पुरस्कार राशि और 2.5 लाख रुपए दिया जाता है। मतलब सीधी सी बात है, अगर कोई पेड़ पौधों को बचाने के लिए अच्छा काम करेगा तो उसको दिए जाएंगे भी। ठीक है, इंदिरा प्रियदर्शनी वर्ष मित्र पुरस्कार। अगर वर्षों को लेकर कोई अच्छा काम करेगा तो सरकार के द्वारा 19 नवंबर को 2.5 लाख रुपए दिए जाते हैं। तो आप भी पेड़ पौधों को बचाने का काम कीजिए, पेड़ पौधों को बढ़ावा देने का काम कीजिए, सरकार आपको सम्मानित करेगी। ठीक है सर। अगला पुरस्कार है कैलाश सांखला राष्ट्रीय वन्य जीव फेलोशिप पुरस्कार। 1986 से भारत सरकार के द्वारा 50,000 रुपए की पुरस्कार राशि दी जाती है। सबसे पहले मैं पता होना चाहिए कैलाश जी सांखला कौन थे। इनका जन्म जोधपुर में हुआ था, लेकिन इनकी मृत्यु जयपुर में हुई थी। इनके बेटे का नाम है अमित सांखला। ठीक है, क्या नाम है? अमित सांखला। इनके बेटे हैं कैलाश सांखला के। ये भी यानी कि बाघों को बचाने के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बाघों के संरक्षण के लिए। कैलाश जी सांखला ने 1956 में पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय में बाघों के बारे में खूब सारा अध्ययन किया था। 1973 में भारत सरकार के द्वारा बाघों को बचाने के लिए, उनको बढ़ावा देने के लिए, बाघों का संरक्षण करने के लिए टाइगर प्रोजेक्ट चलाया गया था। हमें ध्यान में है टाइगर प्रोजेक्ट। उस टाइगर प्रोजेक्ट के जो डायरेक्टर बने थे ना, वो कैलाश सांखला बने थे। ये अपने कैलाश सांखला के फोटो देख सकते हो, बाघ के साथ में है। मतलब बाघ को बचाने के लिए, टाइगर को बचाने के लिए, उनको संरक्षण देने के लिए इनके द्वारा बहुत अच्छा काम किया गया था। भारत सरकार ने कैलाश सांखला को पद्म श्री से भी सम्मानित किया था। ठीक है, तो अपने को ये ध्यान रखना, इनकी याद में यह भारत सरकार के द्वारा पुरस्कार दिया जाता है। 1996 से भारत सरकार के द्वारा 50,000 रुपए की पुरस्कार राशि दी जाती है। कैलाश सांखला का जन्म जोधपुर में हुआ। इन्हें भारत का टाइगर मैन भी कहते हैं। और 1992 में भारत सरकार के द्वारा इनको पद्मश्री दिया गया था। ठीक है, कब दिया गया था पद्मश्री? 1992 के अंदर। रख लोगे ध्यान में? रख लेंगे सर। ठीक है, ओके सर।
हाँ चलो आगे, बताओ किसी को कुछ पूछना है? इनको हम क्या कहते हैं? भारत का टाइगर मैन कहते हैं। ध्यान रखना, कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं, भारत का टाइगर मैन किसे कहते हैं? कैलाश सांखला को कहते हैं। जन्म कहाँ पूरा था? जोधपुर में हुआ था। इनको भारत सरकार के द्वारा पद्मश्री दिया गया था। बाघों को बचाने के लिए उन्होंने बहुत अच्छा काम किया था। भारत सरकार इन्हीं के प्रयासों से 1973 में टाइगर प्रोजेक्ट लेकर आई थी बाघों के संरक्षण के लिए। चलो सर, अगला जो पुरस्कार उसका नाम है इंदिरा गांधी पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार, 2009 से दिया जा रहा है। बस केवल इतना ध्यान रखना है। पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा 5 जून को 5 लाख रुपए दिए जाते हैं इस पुरस्कार के तहत। नाम से पता चल रहा है। क्या नाम है? इंदिरा गांधी पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार। अगर कोई व्यक्ति पर्यावरण संरक्षण के लिए अच्छा काम करेगा तो भारत सरकार उसे 5 जून को 5 लाख रुपए देती है। बस यही पुरस्कार है, 2009 से दिए जा रहे हैं। ठीक है, बस ये पुरस्कार आपको ध्यान रखने हैं। फिर अपनी ऐप है एक भाई, राजवायु ऐप। सर ये अपने को ऐप देखने को मिल जाएगी। अगर आपके पास में एंड्रॉइड मोबाइल है तो प्ले स्टोर के ऊपर जाना, जिस प्रकार से आप प्ले स्टोर के ऊपर जाकर अपनी पढ़ाई ऐप लिखते हो ना, इसी प्रकार से आपको राजवायु ऐप भी देखने को मिल जाएगी। इससे आप यानी कि वायु की गुणवत्ता के बारे में पता लगा सकते हो। लेकिन कुछ शहरों के अंदर जैसे जयपुर है, जोधपुर है, उदयपुर है, अगर वहां पर आपको पता करना है यार वायु की कितनी गुणवत्ता है, वहां पर वायु का प्रदूषण कितना है, इससे आप यानी का अंदाजा लगा सकते हो। तो वायु की गुणवत्ता के बारे में आपको जानकारी मिल जाएगी। बस यही है राजवायु ऐप। तो मोबाइल ऐप है जिसे 5 जून 2016 को लॉन्च किया गया है। जयपुर, जोधपुर, उदयपुर में वायु गुणवत्ता की हमें जानकारी मिलती है। ठीक है सर। अब हमें प्रमुख वन योजनाएं देखनी है। सरकार के द्वारा कौन कौन सी योजनाएं चलाई जा रही है वनों को बढ़ावा देने के लिए। हमने देखो प्रमुख गार्डन देख लिए हैं, ठीक है, प्रमुख संस्थाएं देख ली हैं, प्रमुख दिवस देख लिए हैं, सरकार के द्वारा प्रमुख पुरस्कार दिए जाते हैं वो देख लिए हैं। अब सरकार के द्वारा कौन कौन सी योजनाएं चलाई जा रही है वनों को बढ़ावा देने के लिए वो भी देख लेते हैं। फिर आपका टॉपिक हो जाएगा कंप्लीट। पहली जो योजना उसका नाम है मरु वृक्षारोपण परियोजना, जो 1978 से प्रारंभ है। राजस्थान के 10 मरुस्थलीय जिलों में संचालित की गई है वनों को बढ़ावा देने के लिए। मतलब मरुस्थलीय क्षेत्र में वृक्षारोपण करना है, ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधे लगाने हैं। एग्जाम में सिंपल सा क्वेश्चन आएगा, मरु वृक्षारोपण परियोजना कब प्रारंभ की गई थी? 1978 में प्रारंभ की गई थी। ये राजस्थान के 10 मरुस्थलीय जिलों में संचालित है। नाम से ही पता चल रहा है मरुस्थल के जो 10 जिले हैं उन जिलों में संचालित है। सर कौन कौन से जिले हैं नहीं याद रखना, ठीक है, केवल इतना ध्यान रखना भाई 10 मरुस्थलीय जिलों में संचालित है ये। अगली जो योजना उसका नाम इंदिरा गांधी नहर क्षेत्र वृक्षारोपण व चारागाह विकास योजना। आप ये जो इंदिरा गांधी नहर देख रहे हो ना, इसके आसपास में आपको पेड़ पौधे देखने को मिल जाएंगे। हाँ सर, पेड़ पौधे तो देखने को मिल रहे हैं। तो इंदिरा गांधी नहर के किनारे जो वृक्षारोपण किया जा रहा है, इसके आसपास में जो पेड़ पौधे लगाए जा रहे हैं ना, ये जापान की सहायता से लगाए जा रहे हैं। और सरकार के द्वारा इस योजना का नाम रखा गया है इंदिरा गांधी नहर क्षेत्र वृक्षारोपण व चारागाह विकास योजना। मतलब इसमें इंदिरा गांधी नहर के किनारे वृक्षारोपण का विकास करना। ये जो इंदिरा गांधी नहर बह रही है इसके आसपास में हमें पेड़ पौधे लगाने हैं, वृक्षारोपण करना है। और ये जापान की सहायता से योजना संचालित की जा रही है। अभी तो बंद कर दी गई, पहले ही संचालित थी। अरावली वृक्षारोपण परियोजना ये भी 1 अप्रैल 1992 से प्रारंभ की गई थी। ये भी जापान की सहायता से राजस्थान के 10 जो गैर मरुस्थलीय जिले हैं वहां पर संचालित की गई थी। ठीक है, अप्रैल नहीं है, सॉरी अप्रैल है, ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक है। ओके, तो 1 अप्रैल 1992 से प्रारंभ है। जापान की सहायता से राजस्थान के 10 गैर मरुस्थलीय जिले, जहां पर अपने अरावली फैली हुई, जहां पर मरुस्थल नहीं है, जैसे जयपुर है, अलवर, नागौर, झुंझुनू, पाली, सिरोही, दौसा, उदयपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़ में संचालित थी, वर्तमान में बंद कर दी गई है। केवल अपने को इतना अच्छा ध्यान रखना है कि अरावली वृक्षारोपण परियोजना कब चलाई गई थी? 1 अप्रैल 1992 से। बाकी हमें कुछ भी ध्यान नहीं रखना है। ओके, रख लोगे ध्यान में? ठीक है सर, आ जाओ भी आगे। राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना, ये भी जायका की सहायता से चलाई जा रही है। मतलब जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी, जापान की आर्थिक सहायता से यह योजना संचालित की जा रही है। राजस्थान के 10 मरुस्थलीय जिलों में और 5 गैर मरुस्थलीय जिलों में यह योजना संचालित है। इसके अलावा 7 वन्य जीव अभयारण्य भी सम्मिलित किए गए हैं। उद्देश्य वही है कि भाई ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधे लगाओ, जैव विविधता को बढ़ाओ, मृदा को बचाओ, जल का संरक्षण करो। बस यही योजना है। और क्या योजना है?
ठीक है। तो यानी कि सर कौन कौन से 10 मरुस्थलीय जिले हैं वो आप देख सकते हो, 5 गैर मरुस्थलीय जिले हैं। रट्टा मत मारना, कोई मतलब नहीं। जैसे 5 गैर मरुस्थलीय जिले डूंगरपुर, बांसवाड़ा है, सिरोही है, भीलवाड़ा है, जयपुर है। ठीक है, ये जिले आपसे नहीं पूछेगा, केवल अपने को ध्यान रखना है कि राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना जायका के सहयोग से चलाई जा रही है। मतलब जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी इसके ऊपर पैसा लगा रही है, उसके द्वारा योजना चलाई जा रही है। 10 मरुस्थलीय जिले, 5 गैर मरुस्थलीय जिले और 7 वन्य जीव अभ्यारण्य इसमें सम्मिलित हैं। कौन कौन से अभ्यारण्य हैं नहीं याद करने हैं, अगर उनको याद करोगे तो इसी योजना में रह जाओगे। मुख्य उद्देश्य क्या है, योजना का मुख्य उद्देश्य नाम पता चलेगा, वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना। मतलब वानिकी वनों को बढ़ावा देना, जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा पेड़ पौधे लगाओ। तो इसके ऊपर जायका है वो पैसा लगा रही है, सरकार भी मदद कर रही है। जैव विविधता, मृदा और जल का संरक्षण करना है। जैव विविधता मैंने पहले भी बताया है, जैसे मनुष्य भी रहता है, पेड़ पौधे भी रहते हैं, जीव जंतु भी रहते हैं, सारा जो पर्यावरण मिल जाता है उसे हम क्या कहते हैं, जैव विविधता कहते हैं। ओके सर, रख लेंगे ध्यान में। राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता विकास परियोजना। अब देखो थोड़ा सा कंफ्यूज मत होना सर, ये तो आपने किताब में लिख नहीं रखी, नहीं लिख रखी है तो इसको ऐड कर लेना भाई। राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता विकास परियोजना ये अलग है, पिछली वाली अलग थी। ये जापान की सहायता से चलाई जा रही है। इसमें देखो नाम कुछ नहीं है, राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना, और अगली क्या है, विकास परियोजना। राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता विकास परियोजना, ये जो योजना है वो फ्रांस की सहायता से 13 जिलों में चलाई जा रही है। ये फ्रांस की सहायता से चलाई जा रही है, इसलिए इसका नाम भी आप लिख लेना किताब के अंदर। अगर नहीं है अपनी किताब में तो इसको ऐड करो अभी तुम। ठीक है, एक इतना सा ध्यान रखना का एक विकास परियोजना भी है जिसका अंग्रेजी में नाम है RFBDP। ठीक है, इसका पूरा नाम निकाल लेना, क्या हो जाएगा, राजस्थान फॉरेस्टर। ठीक है, ये पूरा नाम देख लेना अंग्रेजी के अंदर क्या नाम हो रहा है। तो ये फ्रांस की सहायता से चलाई जा रही है। विकास नाम आ जाएगा तो फ्रांस की सहायता से, विकास नाम हट जाएगा तो जापान की सहायता से चलाई जा रही है। बस इतना सा अपने को ध्यान रखना है। हरित राजस्थान योजना 2009-10 में संचालित है। वर्तमान में यह योजना नरेगा के सहयोग से संचालित है। मतलब हरा भरा राजस्थान होना चाहिए। आजकल नरेगा में क्या काम देते हैं भाई, ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधे लगाओ। तो यानी कि नरेगा में जो पेड़ पौधे लगाए जा रहे हैं ना, वो इसी हरित राजस्थान योजना के तहत लगाए जाते हैं। घर घर औषधि योजना, ये तो कोरोना के अंदर चली थी। औषधीय पौधों को बढ़ावा देना, और वो भी आपको बिल्कुल फ्री मिलेंगे। यह योजना 1 अगस्त 2021 से प्रारंभ की गई थी। 4 प्रकार के आपको पौधे दिए जाएंगे, मतलब प्रत्येक पौधा आपको 2 मिलेगा भाई। जैसे अश्वगंधा के आपको 2 पौधे मिलेंगे। ठीक है, तुलसी के 2 पौधे मिलेंगे। अश्वगंधा के बारे में मैंने पिछली क्लास में पढ़ लिया था। तुलसी के बारे में सारे के सारे परिचित होंगे, जुकाम हो जाता है, सर्दी हो जाती है तो हम तुलसी की चाय पीते हैं। गिलोय यानी कि अपने कोरोना के अंदर बहुत ज्यादा चर्चा में रहा था कि गिलोय को गाढ़ो उपयोग है। ठीक है, काल मेघ है, ये यानी कि 4 प्रकार के पौधे दिए जाएंगे, 4 दूनी 8, टोटल यानी कि 8 पौधे दिए जाएंगे, सरकार के द्वारा बिल्कुल फ्री दिए गए थे कोरोना के अंदर। 8 पौधों यानी कि प्रत्येक परिवार को निःशुल्क दिए जाएंगे। सर कहां से प्राप्त करें, नर्सरी में जाओ और ये 8 पौधे लेके आ जाओ बिल्कुल फ्री। ठीक है, तो ये योजना है भाई। तो घर घर औषधि योजना, सरकार ने कहा था कि हम प्रत्येक घर के अंदर औषधि वाला पौधा पहुंचा देंगे। क्या यह योजना सरकार के द्वारा 1 अगस्त 2021 में प्रारंभ की गई थी। ये जो कोरोना के अंदर ना, इनका बड़ा घरेलू रूप में उपयोग किया गया था। ठीक है, ये जो गिलोय का गाढ़ है ना, बहुत सारे लोगों ने पिया था गिलोय, क्योंकि गिलोय गर्म होता है। ये एक प्रकार से औषधि पौधे हैं सारे के सारे। किसी के सर्दी जुकाम हो जाता है, किसी के कुछ छोटी मोटी बीमारी होती है, तो ये पौधे काम आ जाते हैं। तो सरकार ने कहा कि हम आपको ये पौधे बिल्कुल फ्री देंगे, और एक परिवार को 8 पौधे देंगे। क्या तो निःशुल्क दिए गए थे। ठीक है, हरित राजस्थान, स्वस्थ राजस्थान, हरा भरा राजस्थान होगा तो स्वस्थ राजस्थान होगा। इसके लिए 5 करोड़ पौधे तैयार किए जाएंगे, और इसका उद्देश्य क्या है, वन क्षेत्र को बढ़ाना। ठीक है, ये इसका उद्देश्य है। तो 5 करोड़ पौधे तैयार किए जाएंगे। हरित राजस्थान स्वस्थ राजस्थान के तहत 5 करोड़ पौधे तैयार किए जाएंगे और पूरे राजस्थान में लगाए जाएंगे। बस ये है भाई, हरित राजस्थान है, स्वस्थ राजस्थान। आगे आ जाओ भी। आगे प्रोजेक्ट बोल्ड, ये तो एग्जाम में पूछा भी जाता है। प्रोजेक्ट बोल्ड नाम से पता चलेगा, अंग्रेजी के अंदर BOLD, यानी का बम्बू ओसिस ऑन लैंड इन ए ड्रोट। ठीक है, नाम से पता चल रहा है। 2021 में निचला मांडवा गांव उदयपुर से ये योजना शुरू की गई थी। खादी और ग्रामोद्धार उद्योग ने सीमा सुरक्षा बल मतलब BSF के साथ में मिलकर मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए तनोट माता मंदिर है उसके आसपास के क्षेत्र में बांस के पौधे लगाए हैं। बस ये योजना है। ठीक है,
तो प्रोजेक्ट बोल्ड यानी कि 2021 में निचला मांडवा गांव उदयपुर है, यहां से योजना प्रारंभ की गई थी। अंग्रेजी में पूरा नाम ध्यान रखना, प्रोजेक्ट बोल्ड क्या है, ठीक है। खादी और ग्रामोद्योग उद्योग यानी कि खादी ग्रामोद्योग उद्योग ने सीमा सुरक्षा बल जो अपनी बीएसएफ होती है ना, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, इसके सहयोग से इसके साथ में मिलकर मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए, मरुस्थलीकरण मतलब ये जो मरुस्थल वाला क्षेत्र है, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर वाला, जहां से मरुस्थल लगातार आगे बढ़ रहा है, तो उस मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए तनोट माता मंदिर के पास में बांस के पौधे लगाए गए थे इस योजना के तहत। बस ये आपको ध्यान रखना है, ये था प्रोजेक्ट बोल्ड। ठीक है, देख लो आप फोटो देख लो, ये आपको बीएसएफ की फोटो दिखाई दे रही है और बीएसएफ क्या कर रही है, बांस के पौधे लगा रही है। अगर जितने ज्यादा मरुस्थल की भूमि के ऊपर बांस के पौधे होंगे तो मरुस्थल आगे नहीं बढ़ेगा। तो मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए तनोट माता मंदिर के पास में इस प्रकार से बांस के पौधे लगाए गए थे खाद्य ग्रामोद्योग के साथ में मिलकर, और इसी का नाम था प्रोजेक्ट बोल्ड। ठीक है सर, हाँ ठीक है, चलो सर आगे, बस होने वाला है। तो फिर ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट इन राजस्थान है कार्यक्रम के तहत 5 करोड़ पौधे वितरित किए जाएंगे। हो सकता है किताब में 4 करोड़ हो, इसको अपडेट कर लेना नए आंकड़ों के अनुसार। अब यानी कि कितने पौधे वितरित किए जाएंगे, 5 करोड़ पौधे वितरित किए जाएंगे। सर ये क्या है, नाम से पता चल रहा है। तो फिर मतलब ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट इन राजस्थान, ऐसा क्षेत्र जहां पर पेड़ पौधे नहीं है वहां पर जाकर 5 करोड़ पौधे लगाए जाएंगे। बस ये है, तो 4 करोड़ को अपडेट कर लेना, यहां पर क्या करोगे 5 करोड़ करोगे, ये नया आंकड़ा है। ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट इन राजस्थान, राजस्थान में वन क्षेत्रों के अलावा वृक्ष, फिर इसका क्या मतलब हुआ बताओ थोड़ा सा। ट्री आउटसाइड, क्या राजस्थान से बाहर जाकर पेड़ पौधे लगाएंगे, नहीं। जैसे मान लो क्या ये कोई वन क्षेत्र है जहां पर खूब सारे अभ्यारण्य फैला हुआ है, खूब सारी वनस्पति है, यहाँ पर खूब सारे पेड़ पौधे हैं, ये तो हो गया हमारा वन क्षेत्र। ठीक है, एक प्रकार से मतलब जंगली इलाका हो गया, फॉरेस्ट वाला इलाका हो गया। यहां पर एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर बिल्कुल भी पेड़ पौधे नहीं, बहुत ही कम पेड़ पौधे हैं। तो सरकार ये कहती है हम यानी कि टॉफिर योजना चलाएंगे। ट्री आउटसाइड मतलब पेड़ पौधे कहां पर लगाएंगे, आउटसाइड में, बाहरी क्षेत्र में जाकर लगाएंगे जहां पर पेड़ पौधे नहीं है, और ऐसे क्षेत्र में 5 करोड़ पौधे लगाएंगे क्या। तो बस ये योजना है, यानी कि राजस्थान में वन क्षेत्रों के अलावा बाहर वृक्ष लगाना। भाई ये तो वन क्षेत्र है, यहां पर तो खूब सारे पेड़ पौधे हैं, अब आप वहां पर वन क्षेत्र लगाओ, वहां पर पेड़ पौधे लगाओ जहां पर पेड़ पौधे है ही नहीं, बिल्कुल ही नहीं है क्या। तो इसका नाम रखा है ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट इन राजस्थान, मतलब राजस्थान का जो जंगली क्षेत्र है जहां पर वन क्षेत्र है उसके अलावा बाहरी क्षेत्र में 5 करोड़ पौधे लगाए जाएंगे। भाई इको टूरिज्म पॉलिसी, राजस्थान में आरक्षित वन क्षेत्रों को बाहर वन क्षेत्रों में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए वन विभाग के द्वारा 2010 में व जुलाई 2021 में जारी की। सर इसका क्या मतलब हुआ, इको टूरिज्म पॉलिसी पहले देखो, इको टूरिज्म पॉलिसी जहां पर पेड़ पौधे नहीं है वहां पर पेड़ पौधे लगाए जाएं, लोगों को प्राकृतिक क्षेत्रों का आनंद मिले, पर्यावरण को नुकसान ना पहुंचे, इस प्रकार से यानी कि सरकार के द्वारा पॉलिसी लाई जाती है। जैसे मान लो कोई सूखी भूमि है तो सरकार कहेगी कि हम यहाँ पर पेड़ पौधे लगाएंगे और उस क्षेत्र को ऐसे विकसित करेंगे कि लोग वहां पर घूमने फिरने के लिए आए, उस क्षेत्र का नजारा लें कि यार वास्तव में कितनी हरी भरी हरियाली है क्या। तो सरकार के द्वारा समय समय के ऊपर पॉलिसी जारी की जाती है। ये जो इको टूरिज्म पॉलिसी है ना, ये सरकार के द्वारा 2010 में जारी की गई और बाद में जुलाई 2021 के अंदर भी जारी की गई थी। सर किताब में 2010 लिख रखा है तो ये अपने जुलाई 2021 भी लिख लेना, जुलाई 2021 के अंदर भी सरकार के द्वारा इको टूरिज्म पॉलिसी जारी की गई थी। दो पॉलिसी जारी कर चुके हैं। तो राजस्थान में आरक्षित वन क्षेत्रों के बाहर वन क्षेत्रों में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए वन विभाग के द्वारा यह पॉलिसी जारी की गई थी 2010 और 2021 में। मतलब पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ऐसी जगह है हरियाली लाना जहां पर यानी कि लोग घूमने फिरने के लिए आए, उस यानी कि क्षेत्र को आनंदित ले। जैसे मान लो आपने इस क्षेत्र को इको टूरिज्म के रूप में विकसित कर दिया, यहाँ पर आपने कोई बाग लाकर छोड़ दिया, कोई छोटा मोटा अभ्यारण्य बना दिया, आपने वनस्पति लगा दी, तो लोग क्या करेंगे उस क्षेत्र को देखने के लिए जाएंगे। तो बस यही है इको टूरिज्म पॉलिसी। मतलब पहले वहां पर कुछ भी नहीं था लेकिन सरकार ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए वहां पर पेड़ पौधे लगा दी, वहां पर वनस्पति लगा दी ताकि लोग वहां पर घूमने फिरने के लिए आ रहे हैं। बस ये इको टूरिज्म पॉलिसी है। तो 2010 में और जुलाई 2021 में जारी की थी। ई अपशिष्ट प्रबंधन नीति भी सरकार के द्वारा 2023 में जारी की गई थी, ये भी अपने को थोड़ा सा ध्यान रखना है। पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग ने 2023 में इसको प्रकाशित किया था। ठीक है, पॉलिसी है यानी कि नीतियां हैं।
हम किस प्रकार से यानी कि रिसाइकलिंग कर सकते हैं, कचरे का दोबारा से हम प्रबंध कर सकते हैं। जो भी यानी कि कचरा होता है उसको क्या करेंगे, रिसाइकिल करेंगे। ई वेस्ट कचरा, इसका दोबारा से हमें उपयोग करना है। जैसे मैंने भी तुम्हें उदाहरण देकर बताया था पीछे, ई वेस्ट रिसाइकलिंग, ठीक है। पेन का बताया था ना, वो क्या ई वेस्ट रिसाइकलिंग है। तो इस प्रकार से इसका पार्क भी जयपुर में बनाया गया है। तो सरकार के द्वारा यह 2023 में पॉलिसी भी लाई गई थी कि हम किस प्रकार से ई अपशिष्ट प्रबंधन नीति को अपना सकते हैं। ओके, तो इसी के साथ में हो जाती है क्लास अपनी कंप्लीट। बस करो गुरुदेव, मुझे पता है कि तुम परेशान हो क्योंकि आज चीज समझाने वाली नहीं थी। सर ये योजनाएं चल रही हैं, प्रमुख पुरस्कार चल रहे हैं, प्रमुख दिवस चल रहे हैं, इनमें कोई बात समझाने वाली नहीं थी। लेकिन पढ़ लेना रे भाई, एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे यहाँ से, ठीक है। करंट फिर पढ़ लो, कोई भी किताब लेके आ जाओ। महिला बाल भाई एक क्लास और बची है। अभी तुम्हारा पेपर ही आगे चला गया, मन नहीं है अब करवाने का। जब पेपर आएगा तब करवाऊंगा, ठीक है। और बताओ, हो गया कंप्लीट। ये हालांकि इतनी चीजें समझाने वाली नहीं है, लेकिन फिर भी यही पॉलिसी जारी की जाती है सरकार के द्वारा। ई अपशिष्ट प्रबंधन नीति पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग ने 2023 में इसको प्रकाशित किया था। ठीक है, एक प्रकार से पॉलिसी है सरकार की, हम किस प्रकार से कचरे का प्रबंधन कर सकते हैं। ठीक है, तो पॉलिसी मैंने पहले भी बताई थी, सरकार के द्वारा नीतियां जारी की जाती हैं। ये 2010 दे रखा है, इसको जुलाई 2021 भी कर लेना, 2 बार पॉलिसी जारी की गई है, 2010 में भी और जुलाई 2021 के अंदर भी। ठीक है, और ये मैंने बताई दिया सारी की सारी। हालांकि योजना मैंने चित्र के माध्यम से तुम्हें समझाया तो है, फिर भी देखो कितना समझ में आया कितना नहीं है। अब देखो याद तो तुम्हें करना पड़ेगा, बार बार में रिवीजन करते रहो, जितना उसके उतना रिवीजन करो क्या। ओके, कर लोगे ध्यान में। हालांकि ये योजनाएं हैं, प्रमुख दिवस हैं, इसके बारे में ज्यादा मैं समझा नहीं सकता था। हो सकता है ये वनो वाली क्लास तुम्हें थोड़ी सी आज बोरिंग लगे, लेकिन इसमें कुछ था भी नहीं समझाने वाला ऐसा। चलो फिर, तो अपन नई वीडियो में मिलेंगे जिसके अंदर हम हमें अभ्यारण्य पढ़ेंगे। तो मिलेंगे फिर नई वीडियो में, तब तक धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।